आदाब, मैं सोनिया सिंह हाजिर हूं इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड फाइनेंशियल लिटरेसी का खास प्रोग्राम लेकर पैसा बोलता है। हमारी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे इन्वेस्टर्स के लिए एसेट एलोकेशन की। एसेट एलोकेशन से हमारा मतलब है आपके पैसे को मल्टीपल एसेट क्लासेस में बांटना, जैसे कि इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, डेट, कैश, रियल एस्टेट और इस जैसे दूसरे वेंचर्स में। इसलिए कि एसेट एलोकेशन का प्राइमरी पर्पस है आपके इन्वेस्टमेंट से जुड़े जोखिम को कम करना। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो कैसे करें एसेट एलोकेशन की, किन बातों का रखें ध्यान ताकि जोखिम से आप बच सकें। इसी को समझने के लिए हमने इनवाइट किया है दो खास मेहमानों को। हमारे साथ मौजूद हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लानर अमित सौरभ, आदाब, और साथ ही है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर प्रकाश चंद्रा। आदाब। आप दोनों का हम इस शो में वेलकम करते हैं और शुरुआत अमित आपसे करते हैं कि खतरे और साथ में उसके इनाम का संतुलन। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि क्या वाकई में बहुत ज़रूरी है कि हम इस बैलेंस को बनाकर चलें, एक संतुलन बनाकर चलें, एसेट को अच्छे से एलोकेट करना, इसकी अहमियत क्यों है? सुनिए, बहुत बढ़िया सवाल किया है आपने, और मैं अपने सारे दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि एसेट एलोकेशन क्यों इतना ज़रूरी है। एक मैं छोटा बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ कि जब मैं देखता था अपने पेरेंट्स को कि घर के सामान दिनचर्या के लाते थे, राशन वगैरह, तो एक पूरी लिस्ट बनाई जाती थी और अपने बजट के हिसाब से उसमें सामान ऊपर नीचे किया जाता था और उसके हिसाब से सामान आता था और वो पूरा महीना चलता था। आज हम क्या देखते हैं कि हम मॉल में जाते हैं, एक डिपार्टमेंटल स्टोर में घुस जाते हैं और वहाँ चकाचौंध होती है कि किस पे कितना डिस्काउंट है और हम एक इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं उन चीज़ों से और ख़रीद लेते हैं। अंत में हम देखते हैं कि उसमें से 40% चीज़ ऐसी चीज़ हम लेकर आ जाते हैं जिसकी शायद ज़रूरत ही ना पड़े, तो वो हमारा बजट हिला देता है। जब हम पैसे की बात करते हैं तो यही स्ट्रेटजी हमें रखनी है कि जब तक हम एक स्ट्रेटजी ना बनाएं कि हमें क्या करना है, किस लिए करना है और कितने समय के लिए करना है, तो उसके बिना फिर हम अपने रिटर्न को ऑप्टिमम या अपने टारगेट तक नहीं पहुंचा पाते हैं और उसको हम कहते हैं कि रिस्की था मेरा इन्वेस्टमेंट और इसमें मुझे शायद जितना रिटर्न आना चाहिए था उतना नहीं आया या फिर घाटा हो गया। तो उसके लिए 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो एसेट एलोकेशन के बेसिक फंडामेंटल में इम्पॉर्टेंट है। एक तो है कि कितने समय के लिए लगाना है, दूसरा मैं संयम कितना रख सकता हूँ, तीसरा मैं बाइफरकेट कितना कर सकता हूँ कि कितने एसेट कितने जगह क्या क्या चीज़ पे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, और चौथा जो है वो ये है कि मेरी नॉलेज कितनी है इन चीज़ों के लिए। तो ये 4 फंडामेंटल चीज़ मैं मानता हूँ कि आप अगर मैनेज कर रहे हैं और उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, एसेट अपने एलोकेट कर रहे हैं, तो आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। जी, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात अमित ने हमें बताई है, क्योंकि हम आपको बताने तो वाले हैं कि आप एसेट एलोकेशन अपना कैसे करें, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है पहले ये समझना कि एसेट एलोकेशन ज़रूरी क्यों है आपके लिए। जैसे कि अगर आप आज का स्टॉक मार्केट देखेंगे तो हमने देखा कि धड़ाम से फिसला है स्टॉक मार्केट, और शायद जिन्होंने स्टॉक्स में पैसे लगाए होंगे आज उनकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो लाल में नज़र आ रही होगी। ऐसे में अगर एसेट एलोकेशन सही से किया गया होता तो शेयर बाजार को ऊपर नीचे होना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शायद एक अपॉर्चुनिटी लगती कि अब नीचे आया है तो खरीद लिया जाए। प्रकाश जी, आप म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट हैं। म्यूचुअल फंड में भी ऐसे ही होता है कि एक डाइवर्सिफाइड होता है, अलग अलग तरह के स्टॉक्स होते हैं उसमें। जैसे कि अमित ने बताया, मॉल जाते हैं, जो नज़र आ रहा है खरीद लिया। हालांकि ये भी कहा जाता है कि सेल में जो आप सामान खरीदते हैं ना, फाइनली यू डोंट एंड अप यूजिंग दैट, बिकॉज आपने खरीद तो लिया एक जोश में। लेकिन आज की जो सेल लगी हुई है शेयर बाज़ार में, क्या उसका भी फ़ायदा उठाया जाए? और साथ में एसेट एलोकेशन
जैसे कि आप ऑफ द रिकॉर्ड अभी हमें बता रहे थे, एक बैलेंस डाइट के जैसे बहुत ज़रूरी है, अगर आप हम हमारे दर्शकों को समझाना चाहें। जी सोनिया जी, बहुत ही ये एसेट एलोकेशन का पे जो हमारे दर्शक के लिए जो चर्चा रखा गया है बहुत ही ज़रूरी है। और ख़ासकर आज जो मार्केट की स्थिति है, स्टॉक मार्केट से मतलब है स्टॉक मार्केट का, क्योंकि स्टॉक मार्केट आज हर युवा वर्ग के लोग देखेंगे कि अपना इन्वेस्टमेंट बड़े धड़ल्ले से आंख बंद करके कोई भी स्टॉक ले लेते हैं। किसी भी इक्विटी सेगमेंट के कोई भी एसेट क्लास में किसी भी मार्केट कैप से रिलेटेड बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन आज जब मार्केट गिरा है तो हो सकता है कि अगर जिन्होंने बिना सोचे समझे ये रणनीति बनाई होगी तो उनका पोर्टफोलियो एकदम लाल निशान में होगा या प्रॉफिट में नहीं होंगे। इसी चीज़ को समझने के लिए जैसे कि एक बैलेंस पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए। बैलेंस पोर्टफोलियो के लिए जो एग्जांपल है जैसे बैलेंस डाइट, तो बैलेंस डाइट से क्या समझते हैं? अगर जैसे हमारे हेल्थ के लिए क्या है, हमारे हेल्थ के लिए अगर किसी देखा जाए तो क्या लेते हैं हम अपने पूरी डाइट में? चावल भी लेते हैं, दाल भी लेते हैं, रोटी भी लेते हैं, सब्जियां भी लेते हैं, सलाद भी लेते हैं। ऐसे बहुत सारे जो खाने की चीज़ों को हम अपने बैलेंस डाइट के लिए उसमें शामिल करते हैं। अब जी ये डाइट्स, इनका क्या मतलब क्या है? क्या हमें सिर्फ दाल से या सिर्फ चावल से ये अपने बॉडी की जितनी भी ज़रूरतें हैं, जो विटामिन्स हैं या और भी जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकती हैं? तो ये संभव नहीं है। इसीलिए जैसे डाइट में सब कुछ शामिल करना होता है, उसीलिए हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में भी एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। और यही बैलेंस है कि जो आपके पोर्टफोलियो को के रिस्क को मिनिमाइज करता है, उस जोखिम को कम करता है। आज का मार्केट जिस तरीके से चल रहा है, अगर किसी के पोर्टफोलियो में सिर्फ और सिर्फ इक्विटी सेगमेंट का इन्वेस्टमेंट हो तो उनके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा डाउनफॉल ज़्यादा होगा। लेकिन जिन्होंने अपने उसमें इक्विटी में थोड़ा डेट भी शामिल किया हो, थोड़ा गोल्ड भी शामिल हो, कुछ लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ रियल एस्टेट के जो अदर डिराइव्ड फॉर्म्स हैं जैसे रीट्स हैं, इन्विट्स हैं, ऐसे में इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस किया होगा तो उनके पोर्टफोलियो में ये जोखिम कम होगा। और उनका मैं श्योर हूँ कि उनके पोर्टफोलियो में जितनी गिरावट आनी चाहिए सिर्फ स्टॉक मार्केट की वजह से, उतनी पूरे पोर्टफोलियो गिरावट नहीं होगी। इसलिए एसेट एलोकेशन बहुत ज़रूरी है। जी, और ये हम वन बाय वन सब पे बात भी करेंगे और एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो डिस्कस करेंगे। लेकिन हमें जैसे आपने 3-4 बात उठाई थी उसी को पहले शुरू कर लेते हैं कि आपने कहा कि किस एज में किया जा रहा है। अगर हम ये मान के चलें कि जो हमारे दर्शक हैं, पैसा बोलता है कि अगर उनकी जो बच्चे हैं 22-23 की एज में चलो नौकरी लग गई या सैलरी आनी शुरू हो गई, तो क्या एक 23 साल की एज से शुरू कर दिया जाए इन्वेस्टमेंट और अपना जो मनी आ रहा है उसको कैसे एलोकेट करें? और साथ ही सपोज़ कोई रिटायर्ड भी अगर हैं या फिर कोई अभी 15-20 लाख अपना यूज़ करना चाहते हैं, एलोकेट करना चाहते हैं, तो क्या सही एज है एलोकेट करने की? और कितना जो फाइनेंशियल गोल है उसके हिसाब से कितना क्या इम्पोर्टेंस रखें उसकी? सोनिया, ये जो असेट एलोकेशन की हम बात कर रहे हैं और जो आपने एज बताया कि 23-24 साल का कोई लड़का अभी नया नया नौकरी शुरू किया है या फिर अगर कंपेयर करें तो एक रिटायर्ड हैं, तो इसके लिए मैं 3 चीज़ें अहम मानता हूँ। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें कहीं भी, तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि एक प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और एक कोई ये ऐसा नहीं है कि एक फॉर्मूला है वो हर किसी के साथ फिट हो जाएगा, नहीं। हर इंडिविजुअल की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो और अब वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कैसे पता चलेगा किसको क्या है, उसके लिए मैं 3 तरीके से इसको क्लासिफाई करता हूँ। एक तो है कि शॉर्ट टर्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक है लॉन्ग टर्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट, थर्ड है लेस इम्पॉर्टेंट। सो शॉर्ट टर्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रैटेजी बनानी है वो शॉर्ट टर्म गोल मेरे क्या हैं। हर किसी इंडिविजुअल का अलग अलग गोल हो सकता है। अब जैसे सोनिया आपने बताया कि 23-24 साल का कोई आदमी है तो उसकी शॉर्ट टर्म गोल क्या क्या हो सकते हैं। शायद उसे घर खरीदना हो, वो एक शॉर्ट टर्म गोल है। शायद उसे 5-6 साल नौकरी करने के बाद कुछ हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, रिसर्च वर्क के लिए जाना है, वो उसकी दूसरी गोल हो सकती है। उसकी मैरिज के समय पैसे खर्च होंगे,
वो उसकी शॉर्ट टर्म गोल हो सकती है। इसके अलावा उसकी लॉन्ग टर्म गोल क्या हो सकते हैं? उसकी रिटायरमेंट प्लानिंग। अभी वो 30, 23, 24 साल का है, रिटायरमेंट यूजुअली लोग नहीं सोचते हैं, लेकिन अगर वो आज से उसकी प्लानिंग करके रखे तो एक तो रिटायरमेंट जल्दी ले सकता है और वो आराम से रिटायरमेंट लाइफ लीड कर सकता है। अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि हम पैसे कमाने के लिए क्या होता है, कैसे कमाएं ज़्यादा? तो ज़्यादा काम करें, यही एक तरीका है। लेकिन उसके अलावा जो पैसा मेरा है मैं उससे भी काम करवा सकता हूँ। यही इन्वेस्टमेंट का फंडामेंटल है कि जो मैं खुद काम कर रहा हूँ वहाँ से कमा रहा हूँ और जो कमा लिया पैसा उसको भी काम पे लगा रहा हूँ। इसके अलावा जो तीसरा मैंने बोला, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, अब वो है सपोज कि मुझे एक गाड़ी खरीदनी है 1 साल 2 साल के बाद, तो वो थर्ड प्रायोरिटी में आएगी। या कहीं मुझे घूमने जाना है विदेश, वो सारी चीज़ लो प्रायोरिटी में आएगी, तो थर्ड कैटेगरी में आएगी। तो अब ये सबसे पहले हर इंडिविजुअल को इन 3 तरीकों से अपनी गोल सेटिंग करनी पड़ेगी और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कहाँ पैसा लगाएंगे वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे। और जो सोनिया आपने पूछा कि 23-24 साल क्या एज बेस्ट है इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए, तो मैं तो यही कहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके आप इन्वेस्टमेंट शुरू करें। और ये मैं पुराने समय की बात फिर से लेके आता हूँ कि घर में जब बच्चे की जन्म होती थी उस समय भी LIC, जबकि उस समय LIC वॉज नॉट वेरी अग्रेसिव, बहुत अग्रेसिव नहीं था, डॉर्मेंट तरीके से काम करते थे, बट जो बड़े बुजुर्ग होते थे बच्चे के जन्म के समय ही एक पॉलिसी उसके नाम पे ले लेते थे, तो वो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देता था। और तो इसलिए कोई एज तो मैं कहूँगा जितनी जल्दी शुरू कर लें उतना बढ़िया है। कमा नहीं रहे हैं तो अगर फादर कर सकते हैं आपके नाम पे और बढ़िया है जी। तो कितना % सेविंग का यहाँ पे लगाना चाहिए इन्वेस्टमेंट में? अब सोनिया, ऐसा अगेन मैं फिर से यही बात कहूँगा कि कोई एक फॉर्मूला नहीं है। अगर वो इनकम पे डिपेंड करती है, मेरी कितनी इनकम है और मैं उसमें कितना बचा सकता हूँ। तो अगर मेरी इनकम लेट से 1 लाख रुपए है महीने की, तो और घर का मुझे कोई EMI नहीं देना है, रेंट नहीं देना है, तो मेरा ज़्यादा पैसा बचेगा। अब मैं ये कह दूं कि 40% मेरा सेविंग करना चाहिए, उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बट अगर मैं रेंट पे भी खर्च कर रहा हूँ, मेरे कुछ लाइबिलिटीज़ भी हैं फैमिली के, मुझे वहाँ भी खर्च करना पड़ रहा है, तो शायद 40% नहीं बचेगा जी। तो वो आपको ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सेविंग करने की हैबिट डालें, और वो जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना जल्दी वो हैबिट बनेगी। एक चीज़ मैंने देखा हुआ है कि आप जब लोन ले लेते हैं, आपके पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन एक गाड़ी के लिए आपने लोन ले लिया, अब उसकी एक किस्त बना दी आपने 20,000, 25,000, 15,000। अगर वो पहले आपको सेविंग करने के लिए कहा जाता था, आप कहते थे पैसे नहीं बचते हैं, 1 लाख रुपए मैं कमाता हूँ, खर्च हो जाते हैं। लेकिन एक जैसे ही आपने गाड़ी खरीदी, उसकी 25,000 की EMI हो गई, वो EMI आप जमा करना शुरू करते हैं। अब ये कहाँ से आ गया? तो वो एक डिसिप्लिन है कि आपने शायद अपने जो दूसरे खर्च थे उसमें कटौती करी, और ये चूंकि जरूरी है EMI देना, नहीं तो गाड़ी आपकी बैंक वाले उठा कर ले जाएंगे, आपका सिबिल खराब हो जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा, तो आप वो देते ही देते हैं। लेकिन ये अगर पहले डिसिप्लिन से आप पहले सेविंग कर लेते, तो जहां आप इंटरेस्ट पे गाड़ी खरीद रहे हैं वहां आप उस पैसे से इंटरेस्ट कमाते और फिर खुद की गाड़ी खरीद लेते। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये तो प्रकाश जी हुई युवाओं के बाद जो नए नए अभी नौकरी पे लगे होंगे। इसके बाद हम चलते हैं उन लोगों के पास मे बी जिनकी शादी हो चुकी हैं और शायद मे बी एक बच्चे भी हो चुके हैं या 1-2 बच्चे हैं। तो अब ऐसे में इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपको सेव करना, और सेव भी ऐसे करना कि जो रिस्क है वो मेरा मिनिमाइज़ हो जाए। तो ऐसे में जितने भी बड़े बूढ़े हैं वो सब यही बोलेंगे कि कोई ज़मीन खरीद लो। सबसे पहला तो यही एक इंडिकेशन आता है। ज़माना बदल रहा है, ट्रेंड बदल रहा है, लोग दूसरे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट उसमें भी जा रहे हैं, पोर्टफोलियो बना रहे हैं। लेकिन रियल एस्टेट में कितना एलोकेशन होना चाहिए अगर हम एसेट एलोकेशन की बात करें तो? देखिए सोनिया जी, देखा जाए
कि एसेट एलोकेशन को कैसे बांटा जाए। तो इसमें एक तो रियल इस्टेट भी एक पार्ट है, लेकिन बहुत लोगों को मैंने देखा है कि रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। तो ये भी एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आपके पास कितनी एसेट है, क्योंकि रियल इस्टेट एक महंगा एसेट इन्वेस्टमेंट के लिए एक महंगा क्लास है। आपको उसमें कुछ ज़्यादा अमाउंट डालना पड़े, क्योंकि छोटे अमाउंट का रियल इस्टेट नहीं है। लेकिन आज गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि रियल इस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट छोटे अमाउंट से भी कर सकते हैं। जैसे रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट हो गए, तो ऐसे में किया जा सकता है। तो रियल इस्टेट में जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो वो पार्ट करें जो आपको बहुत ही किसी इमरजेंसी में उस अमाउंट की रिक्वायरमेंट ना हो, क्योंकि उसकी लिक्विडिटी बहुत कम होती है। उसको आप ये नहीं कि आज आपने 10 लाख रुपए का कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया रियल इस्टेट में और आपको जब ज़रूरत होने वाली है, बहुत रिसेंटली 4 साल बाद आपको ज़रूरत पड़ गई और उस 4 साल बाद में आपका एप्रिसिएशन नहीं हुआ है, वो ग्रोथ नहीं आई है, फिर भी आप बेचने जाएंगे तो पता नहीं कि बिकेगा तुरंत की नहीं। जब आपको पैसे 4 दिनों में चाहिए तो 4 दिनों में, 1 हफ्ते में आपको उसका बायर अवेलेबल है कि नहीं। तो ये इस तरह से इलिक्विड है। तो कभी भी रियल इस्टेट में पैसा लगाएं तो थोड़ा सा लंबा नाजीरे होना चाहिए, कम से कम 10 साल 15 साल, इससे ज़्यादा हो जाए तो और भी अच्छा है, इसको ग्रोथ भी अच्छी मिलेगी। और अपने इन्वेस्टमेंट का कम से कम 10 से 15% का इन्वेस्टमेंट रेगुलर बेसिस पर उस पार्ट को इकट्ठा करें किसी छोटे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में, जैसे कि आप इक्विटी में कर लें, एसआईपी में कर लें। इस पे बात करेंगे, लेकिन अगर हम रिटर्न इसकी रियल एस्टेट की बात करें तो किस तरह की रिटर्न्स होती हैं इसकी? रियल इस्टेट के रिटर्न्स तो देखा जाए तो बहुत ही डिपेंड करता है कि आप रियल इस्टेट के किन क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट किए हैं। शहरों में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके रिटर्न्स बहुत ही अच्छा आ जाते हैं। 4 से 5 साल में तो मैंने ये भी देखे हैं कि रियल इस्टेट डबल भी करके दे देता है। लेकिन आपको ये सोच करके नहीं चलना है कि 4 से 5 साल में हमारा डबल हो जाएगा। प्लानिंग करने के लिए ये सोच के चलना है कि 12 से 15% का कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा जो भी हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं ऐसे इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में कर दिए जहाँ वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है, कोई गवर्नमेंट की कोई वहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं आ रही है, तो वो थोड़ा स्लगिश हो जाता है, वहाँ पे उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाता है। तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 15 से 20% सालाना बेसिस पर इन्वेस्टमेंट निकल आता है थोड़ी अच्छी ग्रोथ की जगह पे। जी, और अमित रियल एस्टेट में काफ़ी ज़्यादा जानकारी रखते हैं, ये मैं इस बात को नज़रअंदाज कर गई थी। तो आप इसमें कुछ जोड़ना चाहें, और ख़ासकर अगर सपोज़ हम बात करें फैमिली की, तो जब भी कोई बच्चे कहते हैं कि हमें किराए पे लेना है क्योंकि हमारी नौकरी वहाँ लगी है, तो पेरेंट्स सबसे पहले कहते हैं कि किराए पर लेने की बजाय तुम वहाँ पर ख़रीद लो और जो तुम्हारी सैलरी आ रही है तुम उसको इंस्टॉलमेंट में दे दो। तो ये किस तरह का एलोकेशन आपको लगता है? सोनिया, जो मेरा खुद का मानना है, मैं आपकी बात से पूर्णतया सहमत हूँ कि रियल एस्टेट में तो इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। और जैसा कि सर अभी बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट होती है, और उसके साथ इन्होंने ये भी बताया कि गवर्नमेंट्स के अब स्कीम्स सारे आ गए हैं। तो अब उन स्कीम्स के अलावा भी आप रियल एस्टेट में एक छोटे से पैसे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो कैसे? लोन की सुविधा। अब लोन की, आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो 10 से 25% की मार्जिन आपको देनी पड़ती है। वो उतना आप देकर बाकी आप लोन से उसको चुकता कर सकते हैं। अब लोन की जो किस्त होती है उसको मैं एक तरह से एक्सपेंस नहीं मानता हूँ, उसको मैं एक तरह से सेविंग एसआईपी मानता हूँ, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह, कि वो एक पैसा आपने एक बड़ा एसेट खरीद लिया है और उसके लिए आप पैसा जमा कर रहे हैं। हालांकि आप इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, लेकिन उस इंटरेस्ट को देने के बावजूद आप देखेंगे कि लंबे समय में आपको बढ़िया रिटर्न मिलेगा। और मैं सर से बिल्कुल सहमत हूं कि छोटे समय के लिए रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट जो है वो उतना लिक्विड नहीं है, और अगर आपको किसी चीज़ की आकस्मिक ज़रूरत पड़ गई तो बेचना बहुत मुश्किल है। एक तो कम पैसे मिलेंगे, प्लस कब मिलेंगे वो भी पता नहीं है, और उस सिचुएशन पे आपकी जो मार्केट की प्राइस है वो मार्केट से भी कम पे शायद बिकेगी। तो इसलिए ये लिक्विड इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है। और पूरा का पूरा पैसा केवल आप प्रॉपर्टी पे लगाएं, बिल्कुल नहीं लगाएं। उसके अलावा ये आपका एक सर्टेन पोर्शन यहाँ पे लगाना चाहिए कि इस
एसेट क्लास में आप इन्वेस्टमेंट करें रियल एस्टेट में। दूसरा, रियल एस्टेट में यूजुअली मैंने देखा है कि लोग जो डेवलप्ड एरिया है वहाँ पे पैसा लगाते हैं। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, सेल्फ यूज़ की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट के लिए मेरा ये मानना है कि जो ऑलरेडी डेवलप्ड है वहाँ पे रिटर्न शायद कम आए, जो अंडर डेवलप्ड हैं, जहाँ की फ्यूचर के प्लान्स हैं डेवलपमेंट के, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी वहाँ डेवलप नहीं हुआ है, वहाँ पे रियल एस्टेट में अगर आप पैसा लगाएं, लेकिन देख समझ कर लगाएं। ऐसा नहीं कि किसी के कहने पर कि आज वहाँ पे बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा, रिटर्न्स आएंगे, नहीं। आप पहले रिसर्च करें, आप वेबसाइट्स पे जाएं, गवर्नमेंट की पॉलिसी देखें और पता लगाएं कि हाँ फ्यूचर में यहाँ पे डेवलपमेंट होनी है। आज के डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड नहीं है तो आपको वहाँ आज कंपैरेटिवली अच्छे दामों पे रियल एस्टेट मिल जाएगा, और जब 4 साल 5 साल के बाद वहाँ पे डेवलपमेंट आएगी तो अचानक से आप देखेंगे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गुड़गांव की बात करूँ, द्वारका एक्सप्रेसवे इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि जब तक वो पॉलिसी थी, बन रही थी द्वारका एक्सप्रेसवे, रेट्स वहाँ दबे हुए थे कंपैरेटिवली, अगर मैं कंपेयर करूँ दूसरे इलाकों से। लेकिन जैसे ही, अभी भी पूरा शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ शुरुआत हो गई है, प्रॉपर्टी के प्राइस बिल्कुल बूम कर गए हैं। 70-80% जंप कर गया है पिछले 2 साल में। तो इस तरह के रिटर्न्स आने की गुंजाइश होती है, लेकिन किसी के कहने पे आप ना इन्वेस्ट करें, खुद जांच परख कर गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाके सारी चीज़ें चेक कर लें, रेरा देख लें और उसके बाद ही किसी डेवलपर में पैसा लगाएं। बिल्कुल, खोसला का घोसला वाले चक्कर में ना पड़ जाए कभी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर हम दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि कई सारी सरकारें ये भी आपको फ़ायदा देती हैं कि अगर महिला के नाम से रजिस्ट्री होती है तो काफ़ी कुछ डिस्काउंट भी मिलता है रजिस्ट्री में। तो उस चीज़ पर भी ध्यान दें और महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री करवाएं, और महिलाओं को भी यहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए। और महिलाओं की ही अगर हम बात करें तो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है प्रकाश, वो ये कि गोल्ड जो आज से 10 साल पहले आई थिंक 39-40 का था, अब 80 तक पहुंच गया, राइट? डबल एक तरह से हुआ है। और नई एक ट्रेंड आई है कि अगर आप जो ई कॉमर्स साइट्स हैं वहाँ से आप कॉइन्स मंगा सकते हैं, जो कि पहले आदमी सोचता था कि जाएंगे ज्वेलर के पास जाएंगे, और इतना भी अब हमारे दर्शक जान चुके हैं, इतना हम उनको समझा चुके हैं कि अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आप ज्वेलरी के बजाय कॉइन्स खरीदिए, उसी से आपको फ़ायदा होगा, वो आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। तो 1 ग्राम का कॉइन मिल जाता है, 2 ग्राम का मिल जाता है। तो गोल्ड की इन्वेस्टमेंट एसेट एलोकेशन में कैसी रहेगी, खासकर ये देखते हुए कि जिस तरह से गोल्ड का प्राइस ऊपर गया है? जी, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ जी। कि गोल्ड की थोड़ी सी हम इसकी हिस्ट्री की बात कर लें तो आज से ठीक 10 साल पहले की बात करें, 10-12 साल पहले, तो साल दर साल किसी भी एसेट क्लास का जो रिटर्न है वो एक साइकिल में चेंज होता रहता है। 10-12 साल पहले गोल्ड का रिटर्न नेगेटिव हुआ करता था, फिर बीच में थोड़ा सा बीच में आया, बढ़ा, और आज देखेंगे कि गोल्ड का रिटर्न बहुत ही अच्छा आ गया है। तो ये भी एक पार्ट है कि एसेट एलोकेशन का, कि कभी रिटर्न गोल्ड में कम भी आएगा, कभी ज़्यादा भी आएगा। जैसे इक्विटी में कभी बहुत ज़्यादा जाता है तो कभी नीचे भी जाता है। यही वजह है कि एसेट एलोकेशन ज़रूरी है, तो गोल्ड को शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके इन्वेस्टमेंट में गोल्ड कम से कम 5 से 10% मिनिमम होना चाहिए। अब रही बात कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सोचना है, ज्वेलरी तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ज्वेलरी में बहुत सारे चार्जेज होते हैं, प्योर गोल्ड नहीं होता है, उसमें मिक्सिंग की जाती है, क्योंकि ज्वेलरी स्टेबल होने के लिए उसमें आपको मेकिंग चार्जेस वगैरह। गोल्ड के इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छी जो चीज़ है वो आप इसको बॉन्ड के फॉर्म में करें, और भी अच्छा है। अगर बॉन्ड का प्राइस आपके पॉकेट से बाहर का है तो जैसे कि सोनिया जी ने बताया, तो उसमें आप 1 ग्राम का कॉइन भी मिलता है, आप डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकते हैं। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू RBI निकालती है, और ये बहुत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ये टैक्स एफिशिएंट भी है, इसमें आपको कोई
इसमें ये भी नहीं है कि आपका कोई जीएसटी देना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बहुत ही फायदा करता है। जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की आप बात कर रहे हैं, इसमें एक खबर जो हमें बीच में आई थी वो ये थी कि जो पुराने जो बॉन्ड्स होते हैं उनके प्राइसेस कम हो जाते हैं, जैसे ही नया कोई एक बॉन्ड आता है तो लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं और पुराना वाला कम हो जाता है। तो जो आपने लिया था, जो आपने सोचा था कि आप फायदे में बेचेंगे, वो फाइनली उतना फायदा नहीं होता है। मैं सही हूँ कि गलत हूँ? मैं थोड़ा सा इसमें करेक्ट करूंगा। बॉन्ड के प्राइस, जो गोल्ड बॉन्ड के प्राइस हैं, वो गोल्ड के एप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग वो उसके पैरेलली मूव करता है अप्रॉक्सीमेटली। अगर आपने पहले सस्ते पे लिया हुआ तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि आज गोल्ड का प्राइस बढ़ गया है, तो आप जब उसको बेचने जाएंगे तो आज के गोल्ड के अकॉर्डिंग ही उसकी भी प्राइस आपको मिलेगी। और जो नए गोल्ड इशू हो रहे हैं, जो नए बॉन्ड आएंगे, वो आज के मार्केट के प्राइस को देखते हुए आरबीआई उसकी प्राइसिंग डिसाइड करती है। 8 साल अगर किसी ने होल्ड कर लिया तो उसको कोई टैक्स भी नहीं देना है और बिल्कुल रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसमें ये कह सकते हैं कि आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं है। प्लस आपको रखने की सेफ्टी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 100% ये आप डीमेट में इसको रख सकते हैं। इस पे एक सबसे अच्छी चीज़ है कि 2.5% का एनुअल बेसिस पर गवर्नमेंट इस पे ब्याज भी देती है। और तो इस तरह से बहुत सारे फ़ायदे हैं गोल्ड बॉन्ड के, खासकर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करें तो सोने के प्राइस, आप समझिए कि गोल्ड ही खरीद रहे हैं आप बस पेपर फॉर्म में हैं, आपको फिजिकल गोल्ड नहीं है जिसमें जीएसटी भी नहीं लग रहा है, आपको इसको रखने के लिए लॉकर नहीं लेने की ज़रूरत है, कोई सेफ्टी इशू नहीं है कि आपका कहीं गोल्ड में परेशान है कि कहाँ रखें, इसको लॉकर लेना पड़ेगा, घर में रखेंगे तो चोरी का डर है। तो ये गोल्ड एक एसेट क्लास है जो अपने इन्वेस्टमेंट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और आज के मार्केट को देखते हुए देखा जाए तो गोल्ड का और इक्विटी का एक नेगेटिव कोरिलेशन होता है। तो जब इक्विटी बहुत ज़्यादा गिरता है तो गोल्ड का भाव भी ऊपर जाता है। नॉर्मली ये इनकी कोरिलेशन नेगेटिव होती है, और जब इक्विटी में इसके अपोजिट चलता है, जब गोल्ड भागेगा तो इक्विटी गिरेगा, क्योंकि पैसा इक्विटी से जब निकलता है तो किसी न किसी एसेट क्लास में उसकी शिफ्टिंग होती है। तो वो गोल्ड को बहुत ही सेफर और हेजिंग पर्पज से यूज़ किया जाता है इन्वेस्टमेंट में, इसलिए गोल्ड बहुत ज़रूरी है एसेट क्लास में शामिल करना। तो जिन्होंने अभी तक नहीं लिया हुआ है उनके लिए हम यही कहेंगे कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना शुरू कीजिए। अभी थोड़ा गोल्ड का दाम गिरा हुआ है, और अगर ये बाय चांस और नीचे आता है तो एक बहुत अच्छा मोमेंट होगा, बहुत अच्छा बॉटम आउट प्राइस अगर आपको मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। पर गोल्ड आपके एसेट में, एलोकेशन में ज़रूर होना चाहिए। और इसके अलावा अगर बॉन्ड्स की हम बात करें, सरकारी बॉन्ड्स की, कुछ लोग सोचते हैं कि ये एक सेफर बेट है, ये कितना % होना चाहिए और होना चाहिए या नहीं? सोनिया, जब एसेट क्लास की हम बात करते हैं तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि मैं पैसा कहाँ लगाऊं। हर पैसा एक जगह नहीं लगाना है। और जो जैसा कि मैंने बताया कि हमने गोल सेट किया और गोल सेट में जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पैसा लगाना है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह हैं, अब इसमें 2 तरह से हम लगा सकते हैं पैसा, या तो डायरेक्ट गवर्नमेंट बॉन्ड्स हम खरीद रहे हैं या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू, जो डिफरेंट फंड्स हैं, डेट फंड्स हैं, लिक्विड फंड्स हैं, उनके थ्रू भी लगा सकते हैं। अगर मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू लगा रहा हूँ तो मेरा पैसा लिक्विड है और इसमें फ्लक्चुएशन नहीं है बहुत ज़्यादा। तो मार्केट ऊपर नीचे अगर जा भी रही है तो उसका मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और डायरेक्ट अगर मैं लगा रहा हूँ तो वो थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए है, लॉक इन्स होते हैं। लेकिन अगर मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू लगा रहा हूँ तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी है मेरे पास कि जब मैं पैसा चाहूँ निकाल सकता हूँ और सिक्योर भी है जी। तो एक सर्टेन परसेंटेज जो कि मैं कभी भी अगर ज़रूरत पड़े तो मैं उसको निकाल सकता हूँ, उस चीज़ के लिए मुझे रखना ज़रूरी है। अपना पूरा एसेट का एटलीस्ट 20% 25% मुझे इस तरह के एसेट में लगाना चाहिए। और उसके लिए एक ये बहुत अच्छा विकल्प है, या तो डायरेक्ट लगाएं या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाएं। जी, तो प्रकाश, अगर आप एसआईपी की बात करना चाहें यहाँ पर म्यूचुअल फंड की, जैसे अमित बोल रहे हैं कि बहुत लिक्विड है म्यूचुअल फंड, तो कि अगर सपोज मंडे को अगर आप बेचें तो कब तक पैसा आपके बैंक में आ जाएगा? देखिए, अगर स्टॉक मार्केट की और बैंक्स की कोई छुट्टी नहीं है तो मंडे को बेचेंगे तो बुधवार को आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। ये मैक्सिमम टैट है। ओके। और अगर कुछ ऐसे भी फंड्स हैं जो
सिर्फ एक दिन में पैसा आ जाता है। आज बेचिए, कल आपके अकाउंट में आ जाएंगे। जैसे कि लिक्विड फंड्स हो गए और अल्ट्रा शॉर्ट कैटेगरी के बॉन्ड फंड्स हो गए, ये एक दिन की इनकी टैट होती है। आज बेचेंगे तो कल आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में ये आ जाता है। तो ये लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सही है। और कोई भी फंड हो, डेट फंड्स हो, इक्विटी हो, इवन गोल्ड का भी, इन्वेस्टमेंट का भी इसमें ऑप्शन है। गोल्ड भी म्यूचुअल फंड के थ्रू खरीदा जा सकता है, ये पॉसिबल है। और उसमें आपकी कोई क्वांटिटी और उसकी लिमिट नहीं कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें। जो मिनिमम आप 1000 से लेकर के, अब तो गवर्नमेंट और भी सेबी के तरफ से एक नोटिफिकेशन आ रहा है कि बहुत छोटे अमाउंट का भी इन्वेस्टमेंट हम म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये पहला इन्वेस्टमेंट 5000 रुपये का होता है किसी भी फंड्स में, और एडिशनल इन्वेस्टमेंट 500 या 1000 रुपये भी किया जा सकता है। तो पॉसिबल है, ये सब कुछ अच्छा है म्यूचुअल फंड के थ्रू। जी, और मैं चाहती हूँ कि एसआईपी को थोड़ा सा और आप समझाएं, और इसके साथ ही अगर आप ईटीएफ भी जोड़ दें तो वो भी अच्छा रहेगा। सुनिए, एक चीज़ और मैं जो सर कह रहे थे इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट आज के डेट में, अब सेबी गवर्नमेंट वो इस चीज़ पे काम कर रही है कि शेयर मार्केट में अगर मैं आज ट्रेड करता हूँ तो पैसे आज ही आ जाने चाहिए। पहले वो 3-4 दिन 5 दिन लगते थे, अब धीरे धीरे कम होते 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 T+1 T+2 ऐसे वो नीचे आता गया है। अब T+0 की बात हो रही है। तो अगर ऐसा होता है, और म्यूचुअल फंड में चूंकि पैसे यहीं लगते हैं तो वो लिंक्ड है, तो ऑटोमेटिकली वो T+0 शायद, मैं आज देख रहा हूँ कि आने वाले समय में वो भी दिन आ जाएगा कि आज मैंने जैसे बैंक में मैं ट्रांसफ़र करता हूँ उस तरह से शायद स्टार्ट हो जाए। जी, और जिनको बहुत ज़्यादा शेयर्स के नॉलेज नहीं है उनके लिए म्यूचुअल फंड ही बेटर है, क्योंकि कोई और मैनेज कर रहा है, आपसे ज़्यादा जानकारी वाला आदमी मैनेज कर रहा है, और रिटर्न्स भी जो एश्योर्ड रिटर्न्स है मोरलेस मिल ही जाता है, उतना या उससे ज़्यादा ही मिल जाता है, राइट? बिल्कुल। और उसमें भी म्यूचुअल फंड में डिफरेंट फंड्स हैं। अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में लगाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में उसके लिए इक्विटी फंड्स हैं। और अगर आप रिटर्न्स की बात हम कर रहे हैं तो रिटर्न्स की बात करें तो अगर सेंसेक्स ने या निफ्टी ने जितना भी रिटर्न दिया है, चाहे वो 1 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल का है, अगर लार्ज कैप इक्विटी फंड्स की मैं बात करूं तो प्लस 3-4% ऊपर म्यूचुअल फंड ने दिया है, जो अच्छे फंड्स हैं। क्योंकि तो डायरेक्ट इक्विटी में अगर मैं लगा रहा हूं तो मुझे अगर 10% की रिटर्न आने की उम्मीद है 5 साल या 10 साल में, तो अगर वही मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू, इक्विटी फंड्स के थ्रू मैं लगा रहा हूं तो वहां पे शायद 12-14% रिटर्न आने की उम्मीद है। स्टॉक्स का तो ये इशू आता है कि अगर आपको दिख तो रहा है कि आपको 10%, 20% यहाँ पर रिटर्न आ रहा है, लेकिन अगर आप उसको बेचेंगे नहीं तो हो सकता है वो 1% या 0% या माइनस भी चला जाए, राइट? बिल्कुल सही है। और इसीलिए मैंने बोला था कि जो 4 प्रिंसिपल मैंने बोला था कि एक तो समय कितना, प्लस आपके पास संयम कितना है। अब यूजुअली यहाँ फिर मैं एक बहुत ही दिनचर्या वाली एग्जाम्पल देना चाहूँगा, और एसआईपी की भी बात करेंगे। तो एक सीजनल फ्रूट्स हम देखते हैं कि जब सीज़न नहीं होता है तो सेब बहुत महंगा बिकता है, शायद 250, 300, 400 रुपये तक हो जाता है, लेकिन हम खाते हैं तो खरीदते कम है। 1 किलो खरीद लिया, आधा किलो खरीद लिया, या 1-2, आजकल तो 1-2 के यूनिट में भी मिल जाता है, मिलना शुरू हो गया है। तो उस तरह से हम खरीदते हैं। लेकिन जब वही 80 रुपये, 100 रुपये किलो होता है तो हम ज़्यादा खरीदते हैं। अब यही प्रिंसिपल हम एसआईपी में भी यूज़ करते हैं कि मैंने एक पैसा अपना फिक्स कर लिया कि मुझे 100 रुपये, जैसे फल में कि 100 रुपये ही खर्च करने हैं, तो कम ज़्यादा करते हैं खरीदारी। यहाँ म्यूचुअल फंड में भी हमने एक फिक्स कर दिया, या इक्विटी में फिक्स कर दिया कि मुझे हर महीने 20,000 रुपये लगाने हैं। अब जैसे आज मार्केट गिरा हुआ है, स्टॉक में मैं पैसे एक पर्टिकुलर शेयर में मैं लगाना चाहता हूँ, और वो एक देख के मैंने सब परख लिया है कि हाँ ये अच्छी कंपनी है, इसके रिटर्न्स अच्छे हैं, फ्यूचर्स में इसके प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, तो वहाँ मैंने हर महीने 20,000 रुपये लगा दिया। अब आज जब मार्केट नीचे है तो मेरे नंबर ऑफ शेयर 20,000 में परचेज ज़्यादा होंगे। अगर आज 1,000 रुपये का एक शेयर है, 20,000 में लगा रहा हूँ, तो आज मैं 20 शेयर परचेज करूँगा। अगर यही 1,000 रुपये से 2,000 का शेयर जब था तो 20,000 में मुझे केवल 10 शेयर आते, आज मैं 20 शेयर खरीद रहा हूँ। तो लॉन्ग टर्म में मैं देखूंगा कि
मार्केट जब नीचे जा रही है तो उसका भी फ़ायदा मुझे हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ़ यूनिट्स परचेज उस समय मेरे पास बहुत ज़्यादा आ गए। और यूजुअली होता क्या है, नॉर्मल जो हम देखते हैं कि इम्पल्सिव बाइंग और इम्पल्सिव सेलिंग होती है मार्केट में। तो जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, शेयर प्राइस ज़्यादा होते हैं, तो लोग खरीदना शुरू करते हैं, और जब मार्केट नीचे गिरने लगती है तो डर कर बेचना शुरू करते हैं। जबकि एसआईपी में इसका इम्पैक्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है कि जब नीचे गिर रही है तो मैं ज़्यादा परचेज़ कर रहा हूँ, जब ऊपर जा रही है तो मैं कम परचेज़ कर रहा हूँ। तो वो कारण है कि आपको एसआईपी करने पे रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में ज़्यादा मिलेंगे, और एक इम्पल्सिव बाइंग से आप बचेंगे, जो कि बचना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो एक और चीज़ प्रकाश यहाँ पर सामने आई कि चाहे आरबीआई हो, चाहे सेबी हो, या फाइनेंस मिनिस्टर हो, तो एक बात निकल कर आती है कि जो बैंक में पैसा पहले रखा होता था वो अब घटता जा रहा है। लोगों की सेविंग्स जो हैं वो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे सरकार चिंतित भी है कि कहीं ये लूज़ ना हो जाए, और वो उसकी भी काफ़ी स्टेप्स उठाए हैं सेबी ने। तो ऐसे में जो फिक्स डिपॉजिट्स हैं वो अब कितने लुक्रेटिव हैं, क्योंकि अगर लिक्विडिटी की बात की जाए और रिटर्न की बात की जाए, कितना % एलोकेशन फिक्स डिपॉजिट में होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, फिक्स डिपॉजिट में एलोकेशन होना चाहिए, लेकिन उसके अल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल हैं। फिक्स डिपॉजिट में एक चीज़ जो कि नाम में ही इसके है, फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी कि एक किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए हमने इसको फिक्स कर दिया। तो फिक्स डिपॉजिट के लिए एक चीज़ सोचना पड़ेगा कि हमने किसी अपने गोल के लिए या किसी समय अवधि के लिए हमने सोचा है कि इसको फिक्स करना है, वो काम उतने टाइम के बाद है, तब तो हमें फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए कि उसी समय उसको लिक्विडेट करना है, यानी निकालना है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें ये सोचना है कि इमरजेंसी फ़ंड, तो इमरजेंसी फ़ंड के लिए हमें फिक्स डिपॉजिट ना करके लिक्विड फंड्स या अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन के, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के फंड्स में इन्वेस्ट कर दें, तो वो ज़्यादा बेटर है। उसका रिटर्न भी ऑन एन एवरेज फिक्स डिपॉजिट के बराबर ही होता है। ये अल्ट्रा शॉर्ट कितने दिनों का होता है? ये एक म्यूचुअल फंड्स हैं जिनके अंदर में जो पेपर्स रखे जाते हैं उनकी मैच्योरिटी पीरियड अप्रॉक्सीमेटली 90 डेज टू 6 मंथ के आसपास होते हैं। ओके। जैसे ट्रेजरी बिल्स भी निकालती है आरबीआई, तो ये सब 91 डेज और 6 मंथ्स के आसपास की ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड के, जिसके रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। बॉन्ड मार्केट में भी रिस्क मिनिमाइज हो जाता है, तो डिफ़ॉल्ट के चांसेस नहीं होते हैं। तो इसकी लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। अगर फिक्स्ड आपका ड्यूरेशन है और फिक्स्ड आपकी गोल है, उसके पहले नहीं निकालना है पैसा, तो आप एफडी में ज़रूर इन्वेस्ट करें। और अगर वो आप किसी इमरजेंसी फ़ंड के लिए, जैसे मैं हमेशा से बताता हूँ कि हर इन्वेस्टर को अपने लगभग 5 से 6 महीने की जो कमाई है वो कम से कम अपने इमरजेंसी फ़ंड में रखना चाहिए, क्योंकि कब कोई ऊंच नीच आ जाए तो आपको उस इमरजेंसी फंड को तुरंत लिक्विडेट कर सकें। उसको अपने हायर रिस्कियर एसेट क्लास में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, इललिक्विड फंड में नहीं करना चाहिए। वो आपकी इमरजेंसी फंड है, उसकी लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए और लगभग फिक्स डिपॉजिट के आसपास का रिटर्न भी मिल जाए। तो उस एसेट को ये मानना चाहिए कि ये मेरा लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए नहीं है, ये हमारे इमरजेंसी फंड के लिए है। तो एफडी को किसी फिक्स ड्यूरेशन के गोल के लिए करना चाहिए। कम से कम 10 से 15% या 20% भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है अपने पूरे एसेट का, इस बॉन्ड फंड कह दें या पूरे डेट कैटेगरी। एक्चुअली एफडी भी एक डेट कैटेगरी में ही इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। तो पूरे डेट कैटेगरी में हम कब से 20 से 25% इन्वेस्ट कर दें तो हमारा एक एसेट मिक्स बन जाता है, जो कि कभी इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट है तो डाउनफॉल होने से आपके डाउनसाइड रिस्क को ये मिनिमाइज़ करता है। तो ज़रूरी है ये भी। जी, बहुत बढ़िया। तो ऐसे में अमित, किसी ने अपना फंड एलोकेशन किया हुआ है अपना, जैसे कि हमने बताए हैं, रियल एस्टेट में भी किया हुआ है, 5 to 10%, गोल्ड में किया हुआ है, बॉन्ड्स भी लिए हुए हैं, शायद गोल्ड के, सिल्वर के भी लिए हुए हैं, गोल्ड के कॉइन्स लिए हुए हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी लिए हुए हैं, इक्विटी थोड़ा बहुत शेयर में लगा लिया, थोड़ा ETF में लगा लिया, थोड़ा म्यूचुअल फंड में सपोज 20% लगा लिया, फिक्स डिपॉजिट अगर नहीं कर रहे हैं तो अल्ट्रा शॉर्ट फंड्स ले लिए या 90 दिन के या 6 महीने के ले लिए, उसमें 20-25% लगा दिया। ये सब तो कर लिया, अब इसके बाद क्या कभी इसको रीबैलेंस भी करना है? ज़रूरत है उस चीज़ की? बिल्कुल। और
ये जो आपने अभी सारा एग्जाम्पल दिया कि यहाँ भी कर लिया, यहाँ भी कर लिया, यहाँ भी कर लिया, एक कहावत है अंग्रेजी में कि टू मेनी कुक्स स्पॉइल द फ्रॉथ। सो ऐसा भी नहीं करना है आपको कि इतने सारे जगह पसार देना है जी, स्प्रेड बहुत ज़्यादा नहीं करना है। हाँ। हाँ, बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं करना है आपको। अपने गोल सेटिंग के हिसाब से शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, उसके हिसाब से आपको पहले अपनी प्लानिंग करनी है और उस प्लानिंग के हिसाब से अपने एसेट को एलोकेट करना है। जैसे आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, उसमें से आपने खर्च किया 60,000 रुपये या 50,000 रुपये, तो जो 50,000 या 40,000 आपके पास बचा हुआ है, उस बचे हुए 40% को या 40,000 को 15 से 20% तो शॉर्ट टर्म के लिए करना है, 30 से 35-40% मीडियम टर्म के लिए करना है, 30 से 40% लॉन्ग टर्म के लिए करना है। ये तो हो गया कि आप रेगुलर इनकम को आप कैसे इन्वेस्ट करें। और जो इतने सारे ऑप्शंस हमने अभी डिस्कशन करे, तो उस अब जैसे अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, एफडी की जगह शॉर्ट टर्म लिक्विड फंड, डेट फंड्स हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कहाँ बेटर होगा। लॉन्ग टर्म करना है, डायरेक्ट इक्विटी में करना है कि म्यूचुअल फंड के थ्रू करना है, इक्विटी फंड, इस तरह से प्रॉपर्टी में करना है या गोल्ड में करना है या किसी और चीज़ में करना है। तो ये सारी चीज़ आपको अपने विवेक से देखना पड़ेगा कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप कितना उस चीज़ से कन्विंस हैं, और उसके हिसाब से आप थोड़ा सा स्टडी करें, मार्केट देखें और इन्वेस्ट करें, तो आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा, आपके मन मुताबिक मिलेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा मिलेगा या बहुत कम मिलेगा, बट आपने जैसा प्लान किया हुआ है उस प्लान के हिसाब से मिलेगा। और इस प्लान को आप नॉर्मल डे में भी हम देखते हैं कि जब प्लान बनाते हैं तो उस प्लान के हिसाब से काम चल रहा है कि नहीं, तो उसको बीच बीच में, अब जैसे शॉर्ट टर्म के लिए मैंने पैसे लगाया हुआ है तो वो तो शॉर्ट टर्म के लिए ही है, तो उसको रिव्यू मुझे 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने पे करना है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए मैंने लगाया है, जैसे 25 साल 30 साल के लिए लगाया है, तो उसको 6 महीने पे रिव्यू करने का कोई मतलब नहीं बनता है, उसको 5 साल 6 साल 7 साल के बाद रिव्यू करें। अगर मिड टर्म के लिए मैंने लगाया है जो कि 5 साल 10 साल का इन्वेस्टमेंट है, तो उसको 1-1.5-2 साल के बाद रिव्यू करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी देने के लिए। दर्शकों को काफ़ी कुछ समझ में आ चुका होगा, और ख़ासकर इसलिए कि आपका पैसा है, और जैसा कि हमारे दोनों गेस्ट ने बोला है कि पैसे से पैसा बनाना सीखिए, और ये इतना इम्पॉर्टेंट डिसीजन है कि आप किसी के कहे अनुसार नहीं चलने की बजाय अपना विवेक इस्तेमाल कीजिए, कॉमन सेंस यूज़ कीजिए। बहुत सारी नॉलेज की दुकानें हैं, वहाँ जाइए, वहाँ पर पढ़ाई कीजिए। पैसा बोलता हमें लगातार हम आपको सिखाते ही रहते हैं। सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए और पैसे से पैसा बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का आने के लिए स्टूडियो में। और एक बार फिर हम आपको बता दें कि पैसा बोलता है, हम लगातार आपको फाइनेंशियल लिटरेसी में आप बेहतर से बेहतर हो पाएँ, यही हमारी कोशिश रहती है। हमारे इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। ईमेल आईडी नोट कीजिए ddurduspecials@gmail.com। तो हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। 30 की उम्र से आपकी हड्डियों में कैल्शियम कम होने लगता है, जिसका मतलब कमजोरी, थकान। मैं सेंट्रम ऑस्ट्रोकैल्शियम रोजाना लेने की सलाह देती हूँ। इसमें है विटामिन डी जो आपकी बॉडी में कैल्शियम को लॉक करे, जो बनाए बोन्स को ही नहीं बल्कि जॉइंट्स के साथ साथ मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग। आई ट्रस्ट ऑस्ट्रोकैल्शियम। प्रणाम पक्षीराज, हम रघुवंशों का उपचार करके सदैव के लिए अपना ऋणी बना दिया। मेरे प्रभु तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु हैं। ये मनुष्य मेरे प्रभु कैसे हो सकते हैं? श्री हरि नारायण के आपसे भी बड़े भक्त उपस्थित हैं इस संसार में। मुझसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है देवर्षि? राम जी के सबसे बड़े भक्त, जिन्होंने उनकी भक्ति करते हुए अनेक कल्प बिताए हैं। भक्तों में श्रेष्ठ भक्त हैं वो, काल से भी परे हैं। वो परम भक्त हैं काकराज काकभुसुंडी। पक्षीराज गरुड़, राम कथा में ही आपकी शंका का समाधान है। तो चलिए
मैं आपको उस काल खंड में ले चलता हूं जब अयोध्या में इक्ष्वाकु कुल के महाप्रतापी राजा दशरथ का राज था। काकभूषुंडी रामायण सोमवार से गुरुवार शाम 7:30 बजे, रात 10 बजे पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান, আগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান। रेशमाच्या रेगानी लाल काळ्या धाग्यानी कर्नाटकी कशी दामी काढीला, आतून घालावू माझ्या साडीला। क्या होगा जब मिलेंगे देसी किसान कुछ शहरी इन्फ्लुएंसर्स से? इंटरनेट की दुनिया में चांद पर पहुंच चुके इन्फ्लुएंसर्स क्या खेतों की मिट्टी में भी मनवा पाएंगे अपना लोहा? जो टारगेट था ना वो लिटिल बिट डिफिकल्ट। मैं सुना है कि ये बहुत मुश्किल होता है, किया कभी नहीं है, ये कुछ काम नहीं कर सकेगी। अंदर से डिप्रेशन है सर। ये सारा मजा और खेती की बहुत सारी नई जानकारियां मिलेंगी आपको एक नए शो में, जो है इंडिया का सबसे पहला और हटके एग्रीकल्चर रियलिटी शो। देखिए खेत खेत में हर शनिवार और रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 11 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। अथ श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वथा, शब्द दिग्घोषित हुआ। देखिए महाभारत सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हमारी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे इन्वेस्टर्स के लिए एसेट एलोकेशन की। जब तक हम एक स्ट्रेटजी ना बनाएं कि हमें क्या करना है, किस लिए करना है और कितने समय के लिए करना है, तो उसके बिना फिर हम अपने रिटर्न को ऑप्टिमम या अपने टारगेट तक नहीं पहुंचा पाते हैं। लेकिन जिन्होंने अपने उसमें इक्विटी में थोड़ा डेट भी शामिल किया हो, थोड़ा गोल्ड भी शामिल हो, कुछ लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ रियल एस्टेट के जो अदर डिराइव्ड फॉर्म्स हैं जैसे रीट्स हैं, इन्विट्स हैं, ऐसे में इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस किया होगा, तो उनके पोर्टफोलियो में ये जोखिम कम होगा और उनका मैं श्योर हूँ कि उनके पोर्टफोलियो में जितनी गिरावट आनी चाहिए सिर्फ स्टॉक मार्केट की वजह से, उतनी पूरे पोर्टफोलियो गिरावट नहीं होगी। इसलिए एसेट एलोकेशन बहुत ज़रूरी है।